आज हम आपको 8th क्लास के सोशल स्टडी की बुक हम और हमारा समाज में से अध्याय 4 ग्रामीण जीवन और समाज। ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन किस प्रकार का होता था, ग्रामीण जीवन जो है कैसे व्यतीत करते थे और उस समय का समाज क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासक मुख्यतः ब्रिटिश उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों में वृद्धि करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करने में रुचि रखते थे। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश शासक थे वह मुख्य रूप से जो ब्रिटिश उद्योगपति थे उनके हितों में काम करते थे। जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनके हितों में काम करते थे और जो भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण करने में अत्यधिक रुचि रखते थे कि किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो ख़राब हो सके। उन्होंने भारत में अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए एक सुरक्षित बाजार तथा सस्ते कच्चे माल के सदाबहार स्रोत पार लिया था। वे जो है भारत में अपनी जो निर्मित वस्तुएं थी उनको जो है अपनी जो भी सामान बना के लेके आते थे उसको बाज़ारों में उतारते थे और उसको अत्यधिक मुनाफे में बेचते थे और भारत से रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वह अपने देश ले जा कर के अपने कंपनियों के माध्यम से जो है तैयार माल को जो है वो इंडिया में बेचते थे। उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियाँ अपनाई जो भारत में उनके आर्थिक हितों के लिए उचित हों तथा उसमें वृद्धि करें। इन नीतियों के कारण भूमि, राष्ट्र व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। जो भारत में उनके आर्थिक हितों के लिए जो उन्होंने उचित समझा, उन्होंने वृद्धि की और इस नीतियों के कारण जो है उन्होंने भूमि, राष्ट्र व्यवस्था यानी कि भूमि पर टैक्स की व्यवस्था स्थापित कर दी, कृषि पर भी लगान लगा दिया, उद्योगों पर भी अत्यधिक टैक्स लगाने लगे, व्यापार और वाणिज्य में जो है उनकी पॉलिसी से बहुत ही अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। यह है आपका पहला औपनिवेशिक कृषि नीति। औपनिवेशिक कृषि नीति किस प्रकार के थे? भारत में ब्रिटिश लोगों की कृषि नीति ऐसी बनाई गई थी जिनसे उन्हें भूमि से अधिकतम राजस्व प्राप्त हो, भूमि सुधारों पर यथासंभव न्यूनतम व्यय हो। कहने का मतलब इसमें ब्रिटिश लोग जो है उन्होंने कृषि नीति में ऐसी नीति बनाई थी जिससे कि जो भारत की भूमि है उससे वह अत्यधिक टैक्स जो है वो वसूल सकें और भूमि सुधार में बिल्कुल कम से कम लागत लगे, यानी कि उनकी तरफ से कोई लागत ना लगे लेकिन मुनाफा अत्यधिक हो। उन्होंने अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित भूमि राजस्व की व्यवस्था करी जिसमें इजारादारी व्यवस्था प्रमुख थी। क्या होता है इजारादारी व्यवस्था? सन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने दीवानी अर्थात स्वराज वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारी ने अपने निजी लाभ के लिए किसानों को तंग करना प्रारंभ कर दिया। भूमि के लगान की दरें बहुत ऊंची निश्चित कर दी गई। राजस्व वसूली बहुत कठोर हो गई, कठोरता से वसूला जाता था। जो टैक्स का भुगतान नगद होना चाहिए। भुगतानी की वसूली निर्दयता पूर्वक और बलपूर्वक की जाती थी। छोटे छोटे किसानों को मारा पीटा जाता था तथा उनसे जो है राजस्व के भुगतान के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता था। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में किसान जो है वो भूमिहीन हो गए। कहने का मतलब जो छोटे छोटे किसान थे जिस पे भूमियाँ थी, जब वो टैक्स जो है वो नहीं दे पाते थे तो ब्रिटिश शासक थे, कर्मचारी थे, वे उनकी भूमियों को हड़प लेते थे और देखते ही देखते जो है किसान जो है वो भूमिहीन हो गए, मतलब उनके पास भूमियाँ ख़त्म हो गई। भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने एक स्वराज बोर्ड की स्थापना करी। उसने
इजारादारी व्यवस्था प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली यानी कि नीलामी लगाने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कष्टों में और वृद्धि कर दी। कहने का मतलब ये था कि जो भी व्यापारी, जो भी बड़ा व्यक्ति, जमींदार बोली लगा कर के राजस्व के लिए जो है बोली नीलामी लगाता था, उसी को वह 5 वर्ष के लिए दिया जाता था। वह जो है अत्याचार पूर्वक जो है वो अपने पैसे वसूलने के लिए और उसमें लाभ कमाने के लिए वह छोटे किसानों को अत्यंत कष्ट देता था, बल का भी प्रयोग करता था और जो है उसकी भूमियों को अनलीगल तरीके से जो है कब्जा कर लेता था। क्योंकि नीलामी में ऊंची बोली लगाने वाले व्यापारी धनी होते थे जो केवल राजस्व वसूलने में रुचि रखते थे। उन्हें भूमि की उत्पादकता से कोई मतलब नहीं था कि भूमि में जो है उपज हुई है कि नहीं हुई है, उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। इसके अतिरिक्त भूमि की नीलामी सामयिक होती थी। नए जमींदारों को कृषि भूमि के सुधार में कोई रुचि नहीं थी, अतः यह व्यवस्था असफल हो रही क्योंकि इससे किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा। कंपनी की आशा के अनुकूल आय नहीं हुई, किसानों को उत्पीड़ित किया गया तथा जमींदार असुरक्षित महसूस होने लगे। अतः 5 वर्षीय बंदोबस्त को 1777 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर वार्षिक बंदोबस्त पुनः लागू किया गया। कहने का मतलब जो 5 वर्ष के लिए जो नीलामी होती थी उसको वार्षिक कर दिया गया, यानी कि हर वर्ष कर दिया गया। दूसरा है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना। उसने 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया तथा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले भूमि नीलाम करने की व्यवस्था की। राज्य का अंशदान जो है वो 89% तथा जमींदारों का 11% निश्चित कर दिया गया। सन 1793 ईस्वी में उन्होंने अधिनियम के द्वारा बंदोबस्त को स्थायी बना दिया। जमींदार भूमि के स्थायी मालिक बन गए। कहने का मतलब ये जो है जो जमींदार थे वो भूमि के स्थायी मालिक बन गए और जो है उनको राज्य के लिए अंशदान जो है वो 89% और ज़मींदार के लिए 11% जो है वो निश्चित कर दिया गया और इस प्रकार से जो है जमींदार जो है भूमि के स्थायी मालिक बन गए। इस प्रकार मतलब टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति अब वंशानुगत स्वामित्व के अधिकार सहित जमींदार बन गया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो जमींदार जो है उसका ज़मीन का स्वामी बन गया। जमींदार अब जब चाहे भूमि बेच सकता था। भूमि को जोतने वाले वास्तविक किसान काश्तकार मात्र बनकर के रह गए। जमींदारों को निश्चित धनराशि नियमित रूप से अदा करनी पड़ती थी। ऐसा न करने पर वह भूमि छीन ली जाती थी और उन्हें बेच दिया जाता था। परंपरागत जमींदारों के स्थान क्रमशः जो धनाढ्य व्यक्ति होते थे वे वर्ग ले लेते थे जो अनुपस्थित जमींदारों के रूप में नगरीय क्षेत्र में रहना पसंद करते थे। वे ऊंची लगान दरों पर काश्तकारों को अपनी ज़मीन बेच देते थे तथा ये काश्तकार अन्य काश्तकारों को ज़मीन बेच देते थे। इससे काश्तकारों की संख्या बढ़ गई और ये लोग लगान के बोझ से प्रताड़ित किए जाने लगे। प्रणाली के लाभ क्या हुए? प्रणाली का पहला लाभ था राज्य के व्यक्तियों से निश्चित भूमि राजस्व प्राप्त होने लगा। दूसरा, इस व्यवस्था से वार्षिक बंदोबस्त तय करने में लगने वाले समय और श्रम की बचत होने लगी। तीसरा, कंपनी के लिए भूमि राजस्व वसूलने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की अपेक्षा जमींदारी के माध्यम से राजस्व वसूली करना और आसान हो गया। चौथा, जमींदारों की भूमि स्वामित्व प्रदान करने ब्रिटिश सरकार ने उनकी वफादारी हासिल कर ली क्योंकि जमींदार ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रहते थे। इस प्रणाली में जमींदारों में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जिसने भूमि उत्पादकता में सुधार पर जोर देने लगे।
ऐसा करने से उनकी आय में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। कहने का मतलब जो है जमींदारों की भी आय बढ़ गई और साथ साथ में जो है ब्रिटिश सरकार की भी आय बढ़ गई। प्रणाली के दोस्त क्या थे? पहला था स्थायी जो बंदोबस्त का जमींदारों पर प्रभाव जो है वो घातक था। उसमें से अनेक लोग अपने काश्तकारों से राजस्व वसूल नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप वे समय पर सरकार को धन अदा नहीं कर पाए, जिससे उनकी जमींदारों की ज़मीनें बेच दी गई और ज़मींदार भी जो है वो ज़मीनहीन हो गए। जमींदार अपनी ज़मीनों के विकास में पर्याप्त रुचि नहीं लेते थे। वे अनुपस्थित जमींदार मात्र थे। स्थायी बंदोबस्त ने काश्तकारों के अधिकारों तथा हितों की उपेक्षा की। वे अपने जमींदारों पर दया पर निर्भर थे, जो उन्हें कभी भी बेदखल कर सकते थे। सरकार की आय में कमी आ गई। जो सरकार की आय थी वो कम हो गई। बंगाल में 1893 ईस्वी में भूमि का रिकॉर्ड जो है उपलब्ध नहीं थे, अतः काश्तकारों तथा जमींदारों पर मुकदमे होते रहते थे। चूँकि जो है राजस्व यानी कि टैक्स कठोरता से वसूला जाता था, इसलिए किसानों को बड़ी ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों को जमींदारों से धन उधार लेना पड़ता था। यदि वे धन लौटाने में असमर्थ रहते थे तो उन्हें भूमि यानी कि रेहन गिरवी रख दिया जाता था अथवा उससे छीन लिया जाता था। तब उन्हें भूमिहीन श्रमिकों या बेगार के रूप में काम करना पड़ता था। इससे उनकी जीवन अत्यंत ही कष्टमय हो जाता था। उनके लोग नगरीय क्षेत्रों को प्रवास कर जाते थे। इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थायी बंदोबस्त ने कृषि की अवनति हुई। मतलब कृषि की जो है उन्नति नहीं हुई, अवनति हो गई तथा कृषक जो है, किसान जो है वो निर्धन हो गए। अब जो है तीसरा है रेवातवाड़ी व्यवस्था। रेवातवाड़ी व्यवस्था थी जो 1802 में ईस्वी में स्टार्ट की गई। थॉमसन मुनरो की प्रेरणा से कर्नाटक और मैसूर में रेवातवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली आरंभ की गई। ये राज्य 1799 तथा 1801 ईस्वी के मध्य कंपनी के क्षेत्र बन गए। ब्रिटिश लोग टीपू सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्रों में राजस्व वसूलने की व्यवस्था से बहुत ही प्रभावित थे। उसमें कोई बिचौलिया मतलब जमींदार नहीं हुआ करता था और किसानों से सीधे राजस्व वसूल लिया जाया करता था। उन्हें रियायत कहा जाता था। लॉर्ड हिस्टन ने रियायतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में कर्नाटक तथा मैसूर के उन क्षेत्रों पर लागू की गई जो अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए थे। अब ये कर्नाटक और मैसूर में उन क्षेत्रों पर लागू हुई जो अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए थे। कालांतर में मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों में भी रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। अब रियायतवाड़ी जो व्यवस्था के अंतर्गत 30 वर्षों के लिए राजस्व निश्चित कर दिया जाता था। यह भूमि की गुणवत्ता और फसल के प्रकार पर निर्भर रहती थी। अगर भूमि की गुणवत्ता अच्छी है तो उस पर टैक्स अच्छा देना पड़ता था। अगर भूमि की गुणवत्ता कम है तो उस पर टैक्स भी कम देना पड़ता था। राजस्व दर बहुत ही ऊंची होती थी। वसूली कठोर थी, यानी कि वसूली करने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए जो है वो कठोरता का भी प्रयोग किया जाता था। बलपूर्वक वसूली जो है वो किया जाता था। इसमें कोई रियायत नहीं दी जाती थी। यह व्यवस्था किसानों के लिए लाभकारी थी क्योंकि उन्हें अपनी भूमि पर अधिकार प्राप्त था, किंतु वसूली के कठोर होने के कारण वे महाजनों की दया पर आश्रित रहते थे। अतः रियायतवाड़ी व्यवस्था का दीर्घकालीन प्रभाव बंगाल के प्रचलित स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था से कुछ अधिक भिन्न नहीं था। अब चौथा है आपका महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या था? यह व्यवस्था उत्तरी भारत में विशेष रूप से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ भागों में प्रचलित थी। यहाँ अनेक गांवों के समूहों में भूमि के सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे महाल कहा जाता था। इस व्यवस्था में संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के साथ बंदोबस्त निश्चित किया जाता था। स्वराज के अदायगी किसानों का सामूहिक तथा व्यक्तिगत दायित्व होता था कि वह बंदोबस्त तालुकेदार और महाल के मुखिया के साथ होता था और वह जो है राजस्व जो है टैक्स को वसूल करके ब्रिटिश कलेक्टरों को सौंप देते थे। मतलब जो है ये गांव में एक जो
संपूर्ण जो ग्रामीण समुदाय थे इस बंदोबस्त में क्या करते थे, उनके साथ जो है बैठक करके और जो है एक निश्चित जो है राजस्व उनके ऊपर थोप दिया जाता था। बाद में जो है वह राजस्व को वसूल करके ब्रिटिश कलेक्टरों को सौंप देते थे। इस नीतियों के क्या प्रभाव पड़े? भूमि को बेचने से वस्तु बना दे भूमि को बेचने की वस्तु बना दिया गया। जब कभी कोई किसान या जमींदार धनराशि अदा करने में असमर्थ रहता था तो उसे भूमि मतलब रेहन रख दिया जाता था, मतलब भूमि को गिरवी रख करके। राजस्व की नगद अदायगी और व्यवस्था में राजस्व की नगद अदायगी की व्यवस्था में धन का महत्व में वृद्धि कर दी गई। किसान अपनी देय राशि को चुकाने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर उधार लेने लगे। इन किसानों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम बेकारी का रूप देखने को मिला। तो यही है कि कुल मिलाकर के जब अंग्रेज़ों ने कोई भी नियम बनाया, ठीक है, उसमें उन्होंने अपना स्वार्थ जो है रखा कि कैसे हम जो है वो अत्यधिक राजस्व वसूलें, टैक्स वसूलें, और किसानों का जो है हित उसमें ध्यान में नहीं रखा गया। और इन जब सूखा पड़ जाता था, बरसात नहीं होती थी, तभी भी उन पर जो है वह कोई भी दया की भावना नहीं रखते थे और उनसे टैक्स वसूलते रहते थे। और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो है अफ़ीम की खेती को प्रोत्साहन दिया। चीन में बहुत बड़ा बाज़ार था, ठीक है, जिसमें कपास, जूट, चाय, कहवा आदि वाणिज्य फसलों का निर्यात करने से बहुत लाभ हुआ। तो अंग्रेज़ों ने इस फसलों पर भी जो है वो इसको उगाने में जोर दिया। तो आप जो है यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे जो है हम अगली क्लास में इसको समझाएंगे।